welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about plant cell. आज हम पादप कोशिका के विषय में जानते हैं कि क्या होता है हमारा पादप कोशिका और यह कहाँ पर उपस्थित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है। प्लांट सेल जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सेल क्या होता है। प्लांट मिक्स हो गया पौधा और सेल मिक्स हो गया कोशिका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कोशिका क्या होती है। कोशिका जैसे प्लांट सेल हो गई तो उसकी सबसे छोटी यूनिट को हम लोग कहेंगे सेल। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, उनकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहेंगे सेल। इसकी सबसे छोटी इकाई को हम लोग कहेंगे सेल। तो अगर हम इस सेल की स्टडी करते हैं, इस सेल की हम स्टडी करते हैं, तो इस सेल की स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। अगर इस पूरे सेल के विषय में हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। ठीक है, अगर हम लोग सेल के बारे में बात करें तो सेल क्या है, सबसे छोटी इकाई है, सबसे यूनिट सेल है। यूनिट सेल मतलब सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे हम लोग प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में जैसे कोई हमारे यहाँ प्लांट का बाइट मतलब प्लांट का कोई टुकड़ा है, ठीक है, प्लांट का कोई टुकड़ा है, तो प्लांट का टुकड़ा अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो हमें इस आकार में दिखाई देगा। जैसे मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का छत्ता एकदम ऐसे डायमंड शेप में बना हुआ रहता है। तो सेल भी हमारा एक एक छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारा क्या बनता है। अगर हम छोटी छोटी सेल से मिलकर हमारा क्या बनेगा, सेल से मिलकर हमारा बनेगा टिश्यू। हमारे छोटे छोटे सेल से मिलकर क्या बनेगा, हमारी छोटी छोटी सेल्स। मान लीजिए ये छोटी छोटी सेल्स है, ये छोटी छोटी सेल्स है, इस सेल से मिलकर हमारा बन गया टिश्यू और टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन। टिश्यू से हमारा बनेगा ऑर्गन, एक अंग बनेगा। अगर ढेर सारे सेल है, ढेर सारी सेल से मिलकर हमारा बन गया टिश्यू, ढेर सारी सेल्स है तो उससे मिलकर हमारा बन गया टिश्यू, और ढेर सारे टिश्यू है तो उससे मिलकर बन गया हमारा ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर हमारा ढेर सारे ऑर्गन मिलकर हमारे बना दिए सिस्टम। ढेर सारे ऑर्गन मिलकर हमें क्या बना दिए, सिस्टम बना दिए। और ढेर सारे सिस्टम मिलकर हमारा क्या बनाई, ढेर सारा सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी को बना दी, हमारी बॉडी को बना दी। चाहे वो मानव बॉडी हो चाहे प्लांट की बॉडी हो। तो उसी तरह जैसे छोटे छोटे सेल्स हैं हमारी बॉडी है, चाहे ये हाथी हो गया, मान लीजिए मानव सेल्स के बारे में ही हम लोग बात करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है इसमें भी क्या कहते हैं छोटे छोटे सेल्स हैं। तो इन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर एक हमारा क्या बनता है, छोटे छोटे सेल से मिलकर हमें क्या बना, एक टिश्यू बना, एक टिश्यू बना, एक छोटा सा पार्ट बना, और एक टिश्यू से मिलकर क्या बना, ढेर सारे टिश्यू मिलकर क्या बना, एक ऑर्गन बनाए, एक अंग बनाए, शरीर का एक अंग बनाए। जैसे यकृत हो गया, चाहे लीवर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो एक हमारा क्या बन गया, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर हमारा ढेर सारे ऑर्गन से मिलकर क्या बना, हमारा एक सिस्टम बन गया। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, चाहे कोई भी सिस्टम हो, तो उससे मिलकर हमारा क्या बन गया, सिस्टम। और ढेर सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाए, हमारे बॉडी का निर्माण किए। जैसे हो गया कोई भी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, चाहे न्यूरॉन सिस्टम, तो ढेर सारे सिस्टम मिलकर हमारे क्या बनाए, ढेर सारे सिस्टम मिलकर हमारा क्या बनाए, बॉडी। तो सबसे पहले हम इसको फिर से देखते हैं। सेल हम लोग किसको कहते हैं, सेल क्या होता है, किसी भी मानव बॉडी, चाहे पौधों की बॉडी, पौधों की जो टुकड़ा जो प्लांट सेल्स होते हैं, चाहे पौधा है उसकी सबसे छोटी इकाई, जैसे पौधों की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। और सेल की हम लोग अगर स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, अगर हम इसकी खोज के बारे में बात करें, सेल की खोज किसने की, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने की, लेकिन इसकी खोज कौन सी कोशिका की खोज की, तो ऐसा तो नहीं है कि जब हम कभी प्रैक्टिकल करते हैं तो तुरंत ही किसी पे रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इन्होंने मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, लिविंग सेल्स की भी खोज की। लिविंग सेल्स की खोज एंटोनी लीवेनहॉक ने की। किसने की, एंटोनी लीवेनहॉक ने। अगर हम सेल्स की खोज के बारे में बात करते हैं तो सेल की खोज हमारा किसने की, रॉबर्ट हुक ने की, डेड सेल्स की। और लिविंग सेल्स के बारे में बात करें तो एंटोनी लीवेनहॉक ने हमारे लिविंग सेल्स की खोज की। अगर हम लोग फादर ऑफ सेल के बारे में बात करें तो फादर ऑफ सेल किसे कहते हैं, सेल का पिता किसे कहते हैं हम लोग, A.K. शर्मा को। A.K. शर्मा को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ सेल। और हम लोग अगर ये हमारा सेल थ्योरी है,
जैसे इसको मतलब किसी ने प्रैक्टिकल किया, मान लिए इन्होंने खोजा रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने डेड सेल्स की खोजा और इन्होंने लिविंग सेल्स की खोजा, और ये इसके फादर ऑफ सेल हो गए A.K. शर्मा। तो इसका हम लोग अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जैसे मेंडल का पढ़ते हैं, चाहे किसी का भी थ्योरी पढ़ते हैं, तो कोई थ्योरी बनाया होता है तभी पढ़ते हैं हम लोग। तो सेल थ्योरी बाय प्रपोज्ड बाय सेल्डन एंड स्वान। सेल्डन और स्वान नामक साइंटिस्ट ने इसकी सेल थ्योरी दिया। तो हम लोग कहेंगे सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय सेल्डन एंड स्वान। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे शरीर हो गया, हमारा मनुष्य का शरीर हो गया, चाहे पौधों का शरीर हो गया, चाहे जंतुओं का शरीर हो गया। ठीक है, तो हम लोग अगर सेल्स के बारे में हम लोग बात करें तो सबसे हमारी लार्जेस्ट सेल क्या होगी? हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल क्या होगी? मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल हो गई न्यूरॉन हो गई। लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करें तो हमारा क्या हो गया? लार्जेस्ट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करें, हम लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करें तो हमारा हो गया न्यूरॉन। और हम अगर सबसे बड़ी कोशिका के बारे में अगर हम बात करें, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है एग सेल। एग सेल में ओवम होती है, ओवम। अगर हमारी सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें तो हमसे हमारी सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में ओवम होती है। और सबसे छोटी कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो हमारा स्पर्म होता है, अगर हम सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करें तो हमारा स्पर्म क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका। और यही अगर हम एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में सबसे लॉन्गेस्ट कोशिका होती है इसकी ऑस्ट्रिच की होती है। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का अंडा, इसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की। और ये क्या होता है? ये सिंगल सेल होती है, और हम स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा कहते हैं। माइकोप्लाज्मा। अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करें एनिमल्स में तो माइकोप्लाज्मा होता है हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सेल। ठीक है, अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल के बारे में बात करें तो हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल एनिमल्स में होती है ऑस्ट्रिच। अगर हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडे के बारे में बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ऑस्ट्रिच की होती है। अगर हम इसका आकार के बारे में बात करें तो ये काफी बड़ा होता है, और ये क्या होती है? ये एक सिंगल सेल होती है। और अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करें तो माइकोप्लाज्मा होता है। ठीक है, और अगर हम लोग लॉन्गेस्ट सेल के बारे में बात करें, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। और ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र में प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग कभी भी देखे होंगे, अगर सर पे चोट लगता है तो अगर सर पे कोई मारता है तो अगर सर की कोई सिस्टम, न्यूरॉन या फिर नर्वस सिस्टम अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान की याददाश्त से लेके हर चीज सर में बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। अब हम टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात करते हैं कि सेल्स कितने प्रकार की होती हैं। सेल्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। हमारी 2 टाइप्स की क्या होती हैं? सेल होती है। 2 टाइप्स की क्या होती हैं? सेल होती है। सबसे पहला होता है हमारा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट सेल किसमें प्रेजेंट होता है? हम लोग का टॉपिक है प्लांट सेल। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये हमारी सेल हो गई, टाइप ऑफ सेल हो गई। ठीक है, टाइप ऑफ सेल हो गई। तो अब ये प्लांट सेल हमारा किसमें प्रेजेंट हुआ? प्लांट सेल हमारा होगा यूकैरियोटिक सेल में हुआ या प्रोकैरियोटिक सेल में होगा? तो प्रोकैरियोटिक सेल में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 सबसे मतलब छोटी सेल्स इसमें प्रेजेंट होती है, सबसे छोटी। जैसे कि हो गया हमारा बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया और आर्किया। ये दोनों को छोड़कर किसी में भी प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं पाई जाती हैं। और हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, ये हमारी इसमें क्या क्या प्रेजेंट होती है? इसमें हमारी प्लांट सेल प्रेजेंट होंगी, एनिमल सेल्स प्रेजेंट होंगी,
एनिमल सेल प्रेजेंट होंगी, ह्यूमन सेल प्रेजेंट होंगे, ह्यूमन सेल प्रेजेंट होंगे। तो सारी सब किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में हमारा क्या होता है? सभी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो सबसे पहले डालेंगे यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें से सबसे पहले हम जानते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहले हम जानते हैं कि अब हम लोग सबसे पहले हम सेल के बारे में आते हैं, सेल के विषय में पढ़ते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होती है? हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे जीव जंतु, चाहे कुछ भी हो, तो सबसे क्या होगी? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग कहते हैं सेल, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई को हम लोग सेल कहते हैं। और सेल्स की सबसे बाहरी स्तर, सबसे बाहरी लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होती है? प्लांट सेल्स में क्या होगी? सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग कहेंगे सेल वॉल। हम लोग अगर सेल वॉल के बारे में बात करें कि इसका कार्य क्या है, सेल वॉल क्या कार्य करता है, तो सेल वॉल का कार्य होता है कि हम लोग को ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम लोग कहेंगे प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किससे करता है? सेल वॉल हमारी क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। कोशिका भित्ति ये किसमें होता है? प्लांट्स में होता है, ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में होता है। तो सेल वॉल क्या करेगा? हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये एनिमल्स और ह्यूमन में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। इसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी? अगर हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट सेल में सबसे इसकी आउटर मोस्ट लेयर के बारे में अगर हम बात करें, आउटर मोस्ट लेयर के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारा आउटर मोस्ट लेयर हो गया हमारा सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? तो कहेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा धूप से, एक्स्ट्रा लाइट से और एक्स्ट्रा वाटर से, हर चीज से हम लोग को क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सेल वॉल, क्योंकि यह सेल की सबसे बाहरी सतह होती है। जैसे हम लोग की पेड़ पौधा हो गया हमारा, हम लोग पेड़ पौधे के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हमारा पेड़ पौधे की सबसे जो बाहरी परत होती है, जैसे पेड़ का जो सबसे बाहर वाला छाल होता है, तो उसकी सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। और हम लोग अगर इसके बारे में बात करें कि ये सेल वॉल हमारी किसकी बनी होती है, तो सेल वॉल हमारी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अगर हम लोग सेल वॉल के बारे में बात करें तो हमारी सेल वॉल की सबसे बाहरी सतह सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका हमारी सबसे बाहरी सतह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और हमारी ये क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत। जैसे पेड़ पौधों की सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं सेल वॉल, और ये किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। जैसे जितने भी कागज हो गए, कॉपी किताब भी हो गए, जितनी भी लकड़ियां होती है, सब किसकी बनी होती है? सबकी सबसे बाहरी परत किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। हमारा जो कागज बनता है वो लकड़ी से बनता है, तो वो भी किसका हो गया? सेलुलोज का हो गया। सेलुलोज का हो गया। अब हम लोग सबसे पहले ये सेल वॉल के बारे में बात कर लिए कि हमारे सेल की सबसे बाहरी परत क्या हो गई? हमारी सेल वॉल हो गई। ठीक है, अब बाहरी परत तो हमारी हो गई सेल वॉल, और उसके बाद हमारा सेकंड नंबर आता है जो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो इसके अंदर जो भी द्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म जो भी भरा हुआ है इसके अंदर, इसको क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन बाहर नहीं जाने देता है। अब हम पूछेंगे सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं, और इसे हम प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन अगर हम पूछें कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है। और सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन क्या कार्य करता है? जो इसके अंदर ढेर सारा जो साइटोप्लाज्म लिक्विड के फेज में भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अंदर क्या है? जो ये सब पूरा मान लीजिए ये सेल है, ये एक कोशिका है हमारी,
ये हमारी कोशिका है। इसकी सबसे बाहरी परत हो गई हमारी आउटर मोस्ट लेयर, हमारी हो गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति हो गई, जो हमें क्या की प्रोवाइड की, किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, हमारे एक्स्ट्रा धूप से, एक्स्ट्रा लाइट से और एक्स्ट्रा बारिश से, मतलब ज्यादा पानी भी नुकसानदायक है, तो हमें ये सबसे क्या की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की सेल वॉल। अब हम पूछे अगर सेल मेम्ब्रेन हमारे लिए क्या की, तो सेल मेम्ब्रेन हमारे लिए क्या की, जो हमारे अंदर ये जो सेल है, सेल के अंदर हमारा बनता है एक साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड फेज होता है, जो इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस है, डीएनए, आरएनए जो भी है, उसको क्या करता है, इस सेल से बाहर नहीं जाने देता है। तो ये क्या करता है, ये भी हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसके बारे में बात करें कि सेल मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन की बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन हमारी प्रोटीन की बनी होती है। अब इसका काम समझ में आ गया हमें सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा धूप से, ताकि ये पौधे क्या हो गए, खराब ना हो। तो इसलिए क्या करते हैं, इस सेल वॉल कोशिका भित्ति, उसकी कोशिका की सबसे बाहरी परत, पेड़ पौधों की सबसे बाहरी परत को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल। और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन हमारे क्या करती है, इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है, जो प्रोटेक्शन करता है, सारे को खराब नहीं होने देता है, जैसे इसके अंदर न्यूक्लियस हो गया, डीएनए, आरएनए जो भी हो गया, इसको क्या करते हैं, खराब नहीं होने देता, उसको बाहर नहीं, इस लिक्विड को बाहर नहीं निकलने देता है। तो उसमें हेल्प हमारा क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन हेल्प करता है कि इसके अंदर जितने भी सामान है उसको क्या हो, इस सेल वॉल से हमारा यहाँ से बाहर ना चला जाए। अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं होगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन हटा देते हैं, तो अगर सेल मेम्ब्रेन हटा देंगे तो इसके अंदर अंतःप्रद्रवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें जितना भी वैक्यूल्स होता है, जितना भी साइटोप्लाज्म होगा, वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म सब क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो क्या हो गया, सेल बचेंगे कि सेल मर जाएंगे, तो सेल मर जाएंगे। ये क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य किसका होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। अगर हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड के बारे में बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हमें क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ लिए, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी हम लोग जान लिए। अब हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। तो ये पावर हाउस ही एक तरीके से माना जाए तो एक तरीके से ये पावर हाउस ही है। जैसे कि अगर हम लोग कुछ भी अगर जैसे मान लीजिए बिजली होती है, जो हम लोग का बिजली वाला लाइट वाला पावर हाउस होता है, जहाँ पे ढेर सारी बिजली रहती है और वो सबके घरों में फिर आती है, तो उसी तरह का पावर हाउस हमारे बॉडी या फिर प्लांट्स के भी अंदर होता है। तो क्या होता है, जितना भी एनर्जी होता है, जितना भी एनर्जी पूरा भर के, चाहे जितना भी हम लोग भोजन किए, चाहे पौधे भोजन किए, तो सारी एनर्जी कहाँ हो गई, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास सारी एनर्जी आ गई। तो अब ये एनर्जी क्या करेगा, एनर्जी सबको पहुंचाएगा, सारे को पहुंचाएगा सबको। तो जैसे पावर हाउस क्या होता है, जैसे विद्युत घर होता है जो, उसमें क्या होता है, ढेर सारी लाइट, उसमें लाइट होता है, तो उसी से कनेक्शन क्या होता है, जुड़ा रहता है, तो सबके घरों में आता है। तो इसी तरह क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी ठीक उसी प्रकार कार्य करती है। इससे भी हमारी क्या होती है, ढेर सारी नसें जुड़ी होती हैं इससे। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होती है, ये सेल्स में, ढेर सारे सेल्स में, नसों में हम लोग के जाता है। तो ये कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारे सेल्स की हर सेल्स में जाता है, हर सेल्स में तो जाता है, तो क्या होता है, हमारे नसों में जाता है, तो वो क्या होता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन भी जाता है इसके साथ साथ, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो ऑक्सीजन भी साथ में जाता है, हमारी नसों में दौड़ता है, तो हमें क्या होती है, एनर्जी मिलती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ मान लीजिए किसी भी एक छोटे सेल्स में यहीं पर है, सिर्फ यहीं पे सेल्स है, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड तो नहीं करेगी। अगर हम लोग भोजन, इसको मान लीजिए भोजन को करते हैं, ठीक है, और उसको हम सिर्फ यहीं पे रखते हैं, सिर्फ यहीं पे रखते हैं, तो भोजन कहीं और नहीं जाता है, तो क्या होगा, हमें हमारे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, हमें एनर्जी कौन देगा, हमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, सबको देगा, लो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तो फिर क्या हो गया, सबको मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया, सबको एनर्जी मिल गई, सभी को एनर्जी मिल गई, तो हमारे अंदर क्या होगी, एनर्जी डेवलप हो गई, और हमारे अंदर क्या हो गई, कार्य करने की क्षमता क्या हो गई, बढ़ गई। तो हमें इसका क्या होता है, इसे हम लोग इसीलिए पावर हाउस कहते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमारे एक पानी की टंकी है, पानी की टंकी, उसमें ढेर सारा पानी रखा हुआ है,
न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अगर हमारा जितना भी न्यूट्रिशन भोजन करते हैं, जो भी एनर्जी रहती है, ये क्या होता है, वायु के साथ, ऑक्सीजन के साथ हमारा सारी नसों में जाता है, तो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है और हमारी कार्य करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। और इसमें कितना होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का इसमें निर्माण होता है। तो एटीपी को हम लोग कहें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। हमें इसमें क्या होता है, सबसे अधिक ऊर्जा अगर हम लोग कहें, ऊर्जा गृह के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पावर हाउस के नाम से, जहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें डेवलप रहती है। तो ये क्या होता है, ये एक तरीके से होता है कि ये परमिएबल होता है, एक तरीके से माने तो ये परमिएबल रहता है, परमिएबल का मतलब ये होता है कि ये अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना। जैसे कि कोई कोशिका है, ये अपने समान एक कोशिका उत्पन्न करती है, तो उसको कहेंगे परमिएबल। चाहे जैसे कि ये एक छोटा सा बॉल है, अगर ये परमिएबल होगा तो ये अपने समान एक कोशिका और उत्पन्न कर लेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग परमिएबल। तो ये क्या करता है, परमिएबल है, अपने समान अलग अलग सेल्स में अलग अलग कोशिका, अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप कर लेगा, क्योंकि एक ही माइटोकॉन्ड्रिया से तो कार्य नहीं होगा। हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही सेल तो नहीं है, ढेर सारी सेल्स हैं, तो ढेर सारी माइटोकॉन्ड्रिया की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या होगा, इसको हम लोग इसीलिए क्या कहते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या होती है। गोल्जी बॉडी जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और यह कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमारा न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो गई, इसमें सबसे बड़ी, इस कोशिका के अंदर सबसे बड़ी कोशिका किसकी हो गई, न्यूक्लियस की हुई। ठीक है, ये हो गई हमारा न्यूक्लियस, हो गया हमारा, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियस है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो होते हैं छोटे छोटे, इसमें ढेर सारा भरा हुआ है, तो इसके अंदर क्या हो गए, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर हमारा, न्यूक्लियस को सेपरेट करने का कार्य किसका होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का। किसका कार्य होता है, अगर इसके अंदर द्रव्य जैसा भी पदार्थ भरा होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य जैसा पदार्थ भरा होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या भरा रहता है, तो इसके अंदर हमारा क्या भरा रहेगा, और क्या क्या भरा रहेगा। सबसे पहले अगर हम लोग पूछे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में डीएनए पढ़े थे, तो हम लोग डीएनए के बारे में बात करें तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए हमारा कहाँ पाया जाता है, ये हमारी सेल्स है, हमारी कोशिका के नाभिक हो गया क्या, न्यूक्लियस, ये हमारा नाभिक हो गया। न्यूक्लियस के क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम, हमारे क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। हमारे न्यूक्लियस, हमारे सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए थ्रेड्स पाया जाता है। डीएनए कैसी होती है, धागे जैसी संरचना पाई जाती है। तो हम अगर पूछे तो क्या होगा, हमारे सेल के डीएनए कहाँ पाया जाता है, हम लोग डीएनए के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमारा डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल, डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये सेल है, सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म के क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग पूछे कि अब कहाँ पाया जाता है डीएनए, तो डीएनए हमारा पाया जाता है हमारे सेल्स के इस नाभिक के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए थ्रेड्स पाए जाते हैं, और हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए और हमारे क्रोमोसोम कितने जोड़ी होते हैं, तो हमारा क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं हर मनुष्य में। 23rd होता है, 23rd पेयर होता है मेल का, 23rd मेल का होता है, 23rd क्या होता है
22 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोग बात करें कि क्या कहते हैं, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, तो इसका कार्य क्या हुआ, न्यूक्लियोप्लाज्म क्यों भरा हुआ है इसमें? तो ये क्या करता है, ह्यूमिडिटी प्रदान करता है। ये क्या करता है, नमी प्रदान करता है। इसको क्या करता है, नमी प्रदान करता है। नमी इसलिए प्रदान करता है क्योंकि इसके अंदर जो भी सेल्स है, क्रोमोसोम है, डीएनए है, तो ये क्या करेगा, जैसे इसमें क्रोमोसोम है और डीएनए भी है, तो डीएनए को क्या करेगा, इसको क्या कहते हैं, सेफ रखने का कार्य करेगा। प्रोटेक्ट करने का कार्य क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो ये क्या करता है, नाभिक को अगर प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और अगर इसको सेल को हम लोग प्रोटेक्ट करेगा कौन सा, साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करेगा न्यूक्लियोप्लाज्म और सेल को प्रोटेक्ट करेगा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। न्यूक्लियस को हम लोग कौन प्रोवाइड किया, कौन प्रोटेक्ट किया, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, सूखने नहीं देता है। जैसे इसके अंदर जो नाभिक है, न्यूक्लियस में जो नाभिक है उसको क्या करता है, सूखने नहीं देता है, ठीक है। और इसके अंदर जो भी क्रोमोसोम है, डीएनए है, इसको क्या करता है, सूखने नहीं देता है, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में, अब हम न्यूक्लियस के बारे में जान गए कि न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस हमारे जो सेल है, ये पूरी सेल है। सेल के नाभिक हो गए, नाभिक के अंदर क्या हो गए, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गए। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमोसोम प्रेजेंट है। अब क्रोमोसोम हमारा क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है। और क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। अभी हमारा तो इसमें क्या होगा, 46 यहाँ पे हो गया, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए कितना पाया जाता है, इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम का 23 डीएनए पाया जाता है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है, जो सिर्फ मदर का क्रोमोसोम पाया जाता है। इसमें सिर्फ मदर का डीएनए पाया जाता है। सिर्फ माता का डीएनए किसमें पाया जाएगा, सिर्फ माता का डीएनए हमारा इसमें पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माता और पिता का दोनों का डीएनए हमारा अगर प्रेजेंट होगा, ये हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। माता और पिता दोनों का अगर हम लोग डीएनए के बारे में बात करें तो माता और पिता दोनों का डीएनए हमारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। और माता के डीएनए के बारे में बात करें तो सिर्फ माता का डीएनए हमारा इसमें प्रेजेंट होगा। अब क्रोमोसोम तो इसमें भी होंगे, क्रोमोसोम इसमें भी होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करते हैं गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। हमारा गोल्जी बॉडी कहाँ पाया जाता है, हमारा गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के जो ये इस तरह के आकार में अर्धचंद्रा आकार में है, तो इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी के कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो गोल्जी बॉडी का कार्य होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन का कारखाना। ये क्या कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। अगर गोल्जी बॉडी के बारे में बात करें तो ये किसका कार्य करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। इसमें जितने भी, इसमें क्या होता है, प्रोटीन इसमें भरा हुआ है गोल्जी बॉडी में, ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है सबको। ये क्या कार्य करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करने का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये इसको, इस सबको क्या करता है, प्रोटीन प्रोवाइड करता है। और प्रोटीन के इसमें मान लीजिए हमारा हो गया गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी में ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है, छोटा छोटा इसमें बिंदी जैसा संरचना बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। इसको कहते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके साइड में होता है, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे किसमें प्रेजेंट होता है, हमारे गोल्जी बॉडी के में जो पॉइंट जैसी संरचना है, इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमारे ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और न्यूक्लियस के हमारे बाहर क्या है, इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। इसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो छोटे छोटे पॉइंट्स जैसी संरचना होती है
जो ये थोड़े थोड़े धागे की संरचना होती है इसको हम लोग कहते हैं राइबोसोम। और जो पॉइंटेड पॉइंटेड संरचना होती है इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? दो टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ। तो स्मूथ क्या करता है? स्मूथ क्या करता है? वसा फैट बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य। तो इसीलिए क्या होता है, इसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी क्या करती है, इसका कार्य है प्रोटीन का कारखाना, जहाँ सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारे गोल्जी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य। अगर हम लोग किसी को कहें तो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कौन करता है? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट हो गया? राइबोसोम, ठीक है। और गोल्जी बॉडी में जो छोटा छोटा जो पॉइंट्स बना होता है इसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस क्या करता है? इसका कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य होता है। इसका कार्य हो गया प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य हो गया। तो अब ये हमारा ये चीज गोल्जी बॉडी हम लोग को समझ में आ गया कि गोल्जी बॉडी हमारा क्या कार्य होता है। गोल्जी बॉडी हमारा क्या करता है? प्रोटीन को प्रोवाइड करने का कार्य, प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य करता है। तो ये हमारा कहाँ प्रेजेंट हुआ? हमारे न्यूक्लियस के किनारे में अर्धचंद्रा आकार में जो आकृति बनी होती है उसको हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का अगर हम लोग कार्य कहें तो कार्य इसका होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन का निर्माण करने में ये कार्य करती है। तो इसी में क्या होती है? इसी में राइबोसोम भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम भी यहीं पर प्रेजेंट होते हैं और इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट्स जैसी संरचना होती है जिसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य अगर हम लोग कहें तो ये क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में ये कार्य होता है इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है? तो वैक्यूल्स होता है जो इसमें छोटे छोटे पॉइंट जैसे बने होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स ये क्या होता है? हमारे पानी की कमी को पूरा करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? 75% क्या होता है? जल होता है। इसमें 75% क्या होता है? जल होता है। जो हमारे इसमें सेल्स में होते हैं, हमारे सेल्स के अंदर छोटे छोटे जो पॉइंटेड लाइन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं वैक्यूल्स। ये हमारे जल की कमी को पूरा करने का कार्य करता है, ठीक है। अब हमारा सेल मेम्ब्रेन समझ में आ गया, सेल वॉल समझ में आ गया, न्यूक्लियस समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें तो साइटोप्लाज्म हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है। कोशिका के अंदर जो भी द्रव्य भरे हुए हैं तो उसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है, तो और जो भी डीएनए है ये सबको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करने का कार्य करेगा। इसको ह्यूमिडिटी प्रदान करेगी, इसको क्या? नमी प्रदान करेगी। अगर ये अगर नमी नहीं प्रदान करती है, अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ये क्या होगा? ये सब क्या होगा? इसके सेल्स के अंदर जितनी भी चीजें होंगी क्या होंगी? सूख जाएंगी। जैसे कुछ जो सेल्स होती हैं, जैसे कुछ सेल्स होती हैं तो उसमें क्या होता है? जैसे पौधा कोई होता है सूख जाता है तो उसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। और न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होता है और प्रोटोप्लाज्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसमें ये तीनों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। तो वो क्या हो गई? मृत कोशिका हो गई किसी प्लांट की अगर हो गई, जिसमें साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, ये तीनों चीजें अगर प्रेजेंट नहीं हुई तो उसको हम लोग कहेंगे डेड सेल्स, उसको कहेंगे मृत कोशिका, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? इन सबको क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, डीएनए, आरएनए, इसको क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये कैसा होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म हमारा होता है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे लिक्विड्स हैं, इसमें क्या करेगा?
ये अपने समान कोशिका उत्पन्न नहीं करेगा, मतलब एक कोशिका है तो उसके अंदर एक उत्पन्न करेगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ न्यूट्रिशन डालेगा, सिर्फ न्यूट्रिशन डालेगा। अब बाकी चीजें फिर वो अलग हो जाएगा, बाकी चीजें नहीं डालेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे सेमी परमिएबल। जैसे परमिएबल था तो ये अपने समान एक कोशिका उत्पन्न कर लिया, तो इसको हम लोग कहेंगे परमिएबल, परमिएबल कहेंगे, पारगम्य कहेंगे। लेकिन ये अपने से सिर्फ इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ही सिर्फ इसमें थोड़ा सा जाने दिया, तो इसको हम लोग कहेंगे सेमी परमिएबल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारा प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारा साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलकर हमारा क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। दोनों को मिलकर हमारा क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों को मिलकर हमारा क्या बन गया, साइटोप्लाज्म। कहाँ हुआ, हमारे सेल्स के पूरे अंदर क्या हो गया, इसके अंदर जो भी द्रव्य पूरा भरा हुआ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो हमारा ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर हमारा पूरा लिक्विड जैसा फेज भरा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। ये किस स्टेज में होती है, ये कणिका जैसी बनी होती है, ये क्या होती है, कणिका जैसी बनी होती है, और ये कणिका जैसी पूरे सेल्स में बनी होती है। ये हमें क्या करती है, ये इसमें 75% से लेके 95% तक क्या होता है, जल होता है। ये हमारे जल की कमी को पूरा करने का कार्य करता है, ये हमारी जल की कमी को क्या करता है, पूरा करने का कार्य क्या कौन करता है, प्रोटोप्लाज्म करता है। ठीक है, अब हमें इसके बारे में समझ में आ गया, तो अब हमारा लगभग खत्म हो गया प्लांट सेल्स। ठीक है, तो एक बार हम फिर से इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। लाइसोसोम के बारे में भी हम जान जाते हैं कि लाइसोसोम आखिर में होता क्या है। लाइसोसोम, लाइसोसोम हमारे न तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में तो हमारे बिल्कुल भी नहीं प्रेजेंट होता है, हमारे एनिमल सेल और ह्यूमन सेल में क्या होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग अगर कहना चाहें तो इसको हम लोग कहते हैं आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो इसको हम लोग आत्महत्या की थैली के साथ साथ आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसको हम लोग कहते हैं सफाई कोशिका कहते हैं, सफाई कोशिका कहते हैं। तो सफाई कोशिका हम लोग इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जो भी सेल्स होती हैं, जो मर गई होती है सेल्स, मतलब जैसे कि ये गोल्जी बॉडी हो गई, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया, ये अपनी अवस्था को पूरा करने के बाद ये मर जाती है, तो इसको हटाने का कार्य किसका होता है, लाइसोसोम का होता है। ये क्या करती है, उसको हटाने का कार्य करती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सफाई कोशिका। ये क्या कार्य करती है, सफाई करने का कार्य करती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को सफाई कोशिका। ये डेड सेल्स को क्या करती है, हटाने का कार्य करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सफाई कोशिका। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर सारी चीजें, मान लीजिए कि अगर हमारा गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब कुछ कार्य करना अगर किसी के कंट्रोल करने का कार्य होता है, तो ये क्या करती है, लाइसोसोम इसको कंट्रोल करता है। अगर कोई भी कार्य सब काम कर, ये अगर चाहे, लाइसोसोम अगर चाहे तो सबको क्या कर सकती है, मार सकती है, सारे सेल्स को क्या कर सकती है, मारने का इसके अंदर सबसे ज्यादा पावर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं आत्महत्या की थैली। ये सारे सेल्स को क्या कर सकती है, मारने की ताकत रखती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको लाइसोसोम। तो ये प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होती है, ये किसमें प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम किसमें प्रेजेंट होती है, लाइसोसोम एनिमल्स और ह्यूमन में प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, आत्महत्या की थैली का, ये क्या करेगी, राइबोसोम को भी मार देगी, माइटोकॉन्ड्रिया को भी मार सकती है, साइटोप्लाज्म को भी मार सकती है, प्रोटोप्लाज्म को भी मार सकती है, और क्या हो गया, और क्या पढ़े हम लोग, साइटोप्लाज्म के हम लोग को डीएनए को मार सकती है, डीएनए, आरएनए, सबको क्या कर सकती है, मारने की ताकत रखती है। मान लीजिए ये हमारा कार्य नहीं कर रहा है, ये कहता है कि हम नहीं कार्य करेंगे, तो इसको क्या करना है, मारने का कार्य किसका होता है, लाइसोसोम को, लाइसोसोम का। ये क्या होती है, इसको हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। ठीक है,
कौन सा कार्य होता है और कौन कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। ये हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल है और इसकी हमारी सबसे बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल। सबसे बाहरी सतह, इसका कार्य क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का, एक्स्ट्रा धूप से, एक्स्ट्रा वायु से, एक्स्ट्रा एनर्जी से, सब चीज से क्या होता है, सेल वॉल क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक्स्ट्रा एनर्जी से, एक्स्ट्रा धूप से, सबसे क्या करती है, सेल वॉल हमारी क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का कार्य करती है। प्लांट की सबसे बाहरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल हमारा क्या होता है, किसका बना होता है, सेल वॉल हमारा बना होता है सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमारी सबसे बाहरी लेयर होती है। ठीक है, ये हमारी सबसे बाहरी सतह होती है, हमारी सबसे बाहरी सतह होती है सेल वॉल। ये हमें एक्स्ट्रा धूप से, एक्स्ट्रा बारिश से और एक्स्ट्रा जल से और एक्स्ट्रा एनर्जी से हम लोग को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। और ये किसमें होती है, ये होती है पेड़ पौधों में होती है। और इससे क्या, और सेलुलोज हमारा किस किस चीज से बना होता है, सेलुलोज, इससे हमारा क्या बनता है, सेलुलोज, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज, सेलुलोज से क्या बनता है, लकड़ी, कागज, ये सब इसमें सब में क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, अगर हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर के बारे में बात करें तो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी हमारी सेल वॉल। और उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, ये होती है प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। और ये क्या करती है, ये इसको क्या करती है, इसको प्रोवाइड करती है, इसका, इसमें से जितने भी सेल्स हैं, न्यूट्रिशन, चाहे इसमें डीएनए हो, आरएनए हो, गोल्जी बॉडी हो, चाहे कुछ भी हो, इसको बाहर आने से रोकती है, ये सेल रोकती है। ये प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग को इसके अंदर से सारे कुछ बाहर जाने से क्या करती है, रोकने का कार्य किसका हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अगर सेल्स में, अगर इस सेल के अंदर अगर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम ये सब सेफ है तो किसके कारण है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण सेफ है। नहीं तो ये क्या होगी, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये अगर अपनी सेल हटा दिया, मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ये हटा दिया अपने पास से, तो क्या होगी, सारी क्या होगी, सारी बाहर चली आएंगी, तो ये क्या हो गया, नुकसान हो गया ना। तो सेल क्या हो गई, डेड हो गई, सेल क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये सब क्या कहते हैं, राइबोसोम, डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी को बाहर आने से। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस हमारे सेल में, सेल के सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, इसमें इस सेल में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, न्यूक्लियस की होती है। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस क्या करता है, अगर इसमें हम लोग सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करें तो ये होती है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या करेगा, ये हमारे क्रोमोसोम, डीएनए, इसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये एक लिक्विड फेज है, इसमें 75 से लेकर 95% तक क्या होता है, जल होता है। और ये क्या होता है, एक गाढ़ा जेली जैसा, जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये एक गाढ़ा जैसा रहता है जो क्रोमोसोम और डीएनए को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो हम लोग अगर पूछे डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो डीएनए हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारे सेल के नाभिक, हमारे सेल हो गए, सेल के न्यूक्लियस में हो गए, और न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में हो गए, और न्यूक्लियोप्लाज्म के किसमें हो गए, क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, डीएनए। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो अब इसका पूरा प्रोसेस समझ में आया, जैसे हमारी कोई कोशिका है, ठीक है, कोशिका है, कोशिका के अंदर हमारा क्या है,
हमारा एक न्यूक्लियस है, सबसे बड़ी सेल है, इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है? हमारा क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम कितना जोड़ी है? 23 जोड़ी है। तो इसमें क्या हो गया? 23 माता का, 23 पिता का। ठीक है, तो इसमें क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है टोटल। तो इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए थ्रेड्स प्रेजेंट है। इसमें हम लोग का क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब समझ में आया? हमारी कोशिका की नाभिक के न्यूक्लियोप्लाज्म के क्रोमोसोम के अंदर हमारा क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या समझते हैं? वैक्यूल्स के बारे में। तो वैक्यूल्स क्या कार्य करती है? वैक्यूल्स का कार्य क्या होता है? वैक्यूल्स क्या करता है? 75% से लेके 95% तक क्या होता है? इसमें जल होता है। तो ये क्या करती है? ये एक छोटी छोटी गोल जैसी कणिका जैसी संरचना होती है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग में अगर कोई भी जल, ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। ये क्या होती है? इसमें ये अपने समान नई कोशिका को उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। ये पानी की कमी को पूरा करने का कार्य किसका होता है? वैक्यूल्स का होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? हमारे ये जो हमारा पूरा सेल है, सेल के अंदर हमारा क्या भरा हुआ है? टोटल हमारे इस सेल के टोटल अंदर क्या भरा हुआ है? सेल के अंदर हमारा क्या भरा हुआ है? अगर हम लोग सेल के अंदर देखें तो अगर हम सेल के अंदर इसके अंदर जो पूरा द्रव्य जैसी संरचना भरी हुई है तो इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है? 70% से लेके 80% तक इसमें क्या होता है? जल उपस्थित होता है, जो क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए सबको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको क्या करता है? इसको नमी प्रदान करता है, हेरिडिटी। इसको क्या प्रदान करता है? नमी प्रदान करता है। इसको क्या कहते हैं? सूखने नहीं देता है। डीएनए को सूखने नहीं देगा। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो तो उसको सूखने नहीं देगा, या फिर गोल्जी बॉडी है, इसको हम लोग क्या करेगा? सूखने नहीं देगा। और हमारे अंदर यहाँ पे क्या होता है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को हम लोग ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है? जहां जहां प्रोटीन की जरूरत है उसको जाकर प्रोटीन दे देता है। तो क्या होता है? गोल्जी बॉडी के अंदर क्या होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम के यहाँ पे क्या होते हैं? इसमें जो पॉइंट गोल्जी बॉडी में जो पॉइंट जैसी स्ट्रक्चर है तो इसमें क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कहते हैं? जो स्मूथ वाला होता है वो क्या करता है? फैट को प्रोवाइड करता है, फैट देता है। और ये क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। गोल्जी बॉडी का कार्य यही है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। इसका कार्य ही यही है प्रोटीन को सिंथेसिस करने का। इसका कार्य यही है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का। और लाइसोसोम के बारे में अगर हम बात करें, लाइसोसोम हमारे प्लांट सेल में तो नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन हमारी एनिमल सेल, ह्यूमन सेल में प्रेजेंट होती है। लाइसोसोम को हम लोग कहते हैं सफाई कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है? जो भी सेल्स क्या होती है? मर जाती हैं, तो उनको क्या करता है? उसको बाहर फेंकने का कार्य करती है, बाहर हटाने का कार्य करती है लाइसोसोम। और इसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये इसके अंदर मतलब लाइसोसोम के अंदर इतना बल होता है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, चाहे गोल्जी बॉडी, चाहे डीएनए, आरएनए सबको हटाने की ताकत रखता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? तो लाइसोसोम क्या किया? लाइसोसोम एक सफाई कोशिका के रूप में भी कार्य किया और आत्महत्या की थैली के रूप में भी कार्य किया। इसीलिए क्या कहते हैं? इसीलिए सारे लोग अपना अपना काम आसानी से करते हैं। राइबोसोम अगर अपना कार्य नहीं करता है तो उसको हटा के फेंकने का कार्य किसका होता है? लाइसोसोम का कार्य होता है। तो लाइसोसोम तो हमारा इस प्लांट सेल में नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारा एनिमल सेल और बाकी सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम लोग क्या प्रोकैरियोटिक से हम लोग यूकैरियोटिक में बात कर रहे थे। तो यूकैरियोटिक में प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, ह्यूमन सेल्स सब प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ बैक्टीरिया और आर्किया ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करें तो हमारी कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? सेल थ्योरी को हमारे किसने दिया? सेल्डन और स्वान ने दिया था। तो इसमें क्या है? इसमें हमारी सबसे छोटी यूनिट किसको कहते हैं? हम
सबसे छोटी यूनिट हम लोग सेल को कहते हैं, ठीक है। हमारे चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सबकी सबसे छोटी यूनिट किसको कहते हैं हम लोग? सबसे छोटी यूनिट किसको कहते हैं हम लोग? सेल को कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग कोशिका थ्योरी का एक अपवाद है जिसको हम लोग कहते हैं वायरस। हम लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है वायरस को। लेकिन ये क्यों कहा जाता है ये हम लोग कभी नहीं सोचे। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए हम लोग कहते हैं वायरस को, क्योंकि जब वायरस या फिर कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं, तो कोरोना वायरस अगर बाहर फैल रहा है, कोई भी वायरस है अगर वो बाहर फैल रहा है तो वो क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया, नॉन लिविंग हो गया। और जब हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो वो क्या हो गया? लिविंग हो गया, वो जीवित हो गया। हमारे सेल्स के अंदर अगर ब्लड आ गया तो ये क्या हो गया? जिंदा हो गया। ये क्या हो गया? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ गया। अगर वायरस बाहर फैल रहा है तो इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब वो नॉन लिविंग हो गया, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर है तो ये क्या हो गया? लिविंग हो गया, ठीक है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया। तो यही है, इसीलिए हम लोग इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को कहते हैं वायरस को। आरबीसी को भी हम लोग कह सकते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स अगर किसी थैली में है तो उसमें क्या होती है? उसमें रिएक्शन नहीं कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है तो वो क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। तो हम लोग इसके बारे में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो पढ़ेंगे। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या करती है? सारे एनर्जी, उसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी का निर्माण हमारे पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और उसमें क्या होता है? जैसे हमारा कोई पावर बैंक है, एक पावर बैंक है, उससे ढेर सारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, या फिर एक हमारी पानी की टंकी, उसमें ढेर सारी घरों में जा रही है, या फिर बिजली ही, तो वही कार्य हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। ये तो एक माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सारे हमारे नसों में पहुंचाता है। हमारे इस सब नस में जो पहुंच रहा है माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ही हमारे पूरे बॉडी में जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया।